मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 28 ऑफ नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइज, आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं वो ये हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के। एंड अगर आप पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे भी हिट करना, और रेगुलरली जो भी लेक्चर्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूं उनको आपको देखना है, क्योंकि इन्हीं लेक्चर से रिलेटेड आपके सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इस प्रकार का दावा जो कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ। तो गाइज, वो दावा जो है वो ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, फेक क्लेम नहीं है। आप बाकायदा इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ्स वीडियो आपको मिल जाएंगे। पिछले एक साल में जो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था तो वो स्टूडेंट्स ने पढ़ा और उसके बाद यूपीएससी 2020 में उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स देखने को मिले। और अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो पिछले एक साल में जो भी मैंने पढ़ाया था तो उसी से रिलेटेड टॉपिक जो है वो यूपीपीसीएस 2020 में भी मिले हैं। तो आप बाकायदा डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ वीडियो देखकर जो है वो चेक कर सकते हैं और रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आपको ईमानदारी से पढ़ना है और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज कवर की जाती है और सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है। यानी कि इसका मतलब है ये है कि अगर आपने एक बार पूरे लेक्चर को देख लिया तो आपको कहीं से भी करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली करंट अफेयर्स की यहाँ पर आपकी करवाई जाती है। और अगर आप चाहें तो आप पेड पैकेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पूरे महीने की है। इस पेड पैकेज के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंडआउट्स नोट्स वगैरह मिलते हैं, वीकली कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है आपके रिवीजन के लिए, आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है और आप कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर आपको मिनिमम 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकें, राइट। और ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं। और अगर आपको इसका सैंपल वीडियो देखना है कि किस प्रकार के यहाँ पर पूरा मटेरियल पेड पैकेज में प्रोवाइड किया जाता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी आपको सैंपल वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हाईली रिकमेंडेड एक एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज का बैच, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप वीडियो की लिंक है, आप देख लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम को सर्च करके मुझे ऐड कर सकते हैं, कमलाक्ष झा मेरा नाम है, राइट। और अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी है आपकी पेड पैकेज से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप सिंपली मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा नंबर है 9713282838। ध्यान रखिएगा इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। आप मुझे एसएमएस करिए या फिर मतलब अगर आपको जल्दी रिप्लाई चाहिए तो टेलीग्राम कर दीजिएगा। मेरा रिप्लाई विद इन 24 आवर्स जो है वो आपके पास आ जाएगा और मैं हर एक स्टूडेंट को विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर देता हूं। तो आपको कुछ भी पूछना है तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो फिर आप ये चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अपना ये चैनल है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी इस चैनल की लिंक मिल जाएगी, प्लस एक ग्रुप भी है, राइट, तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट अब लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गाइस, यहां पर बताया जा रहा है कि इटली के अंदर 2000 साल पहले एक्चुअल में 79 एडी में एक ज्वालामुखी फटा था और उस ज्वालामुखी फटने के कारण वहां पर पास की जो बस्ती में रह रहे जो लोग थे वो सब के सब मारे गए थे। अभी रिसेंटली इटली की कल्चरल मिनिस्ट्री ने 2 अवशेष डिस्कवर किए हैं, 2 अवशेषों की खोज हुई है, आप देख सकते हैं ये फोटो में। तो ये 2 लोगों के अवशेष हैं और जब इन पर स्टडी कंडक्ट की गई तो पाया गया कि जो गर्म जो लावा होता है ज्वालामुखी से जो निकलता है तो उसके कारण इन लोग की मौत हुई थी, राइट। गर्म लावे के मतलब यानी कि ज्वालामुखी फटने के कारण गर्म लावे से इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे सिर्फ ये अभी 2 लोग मिले हैं, बट स्टडी के थ्रू ये पाया जा रहा है कि यहां पर पूरी की पूरी बस्ती जो थी वो नष्ट हो गई थी, राइट, ज्वालामुखी फटने के कारण। तो देखिए कितना डेंजरस हो सकता है ये। और अभी जो इटली में ये सदर्न एरिया, आपको देखो इटली का मैप आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप सदर्न साइड पे जाओगे तो आपको ये माउंट वेसुवियस यहां पर नजर आएगा और यही एक ज्वालामुखी है जो कि काफी खतरनाक है। आज की रेट में भी ये एरिया काफी खतरनाक माना जाता है। यहां पर जो शहर है वो है नेपल्स नाम का शहर हम लोग को नजर आता है और ये शहर जो है वो काफी खतरे में जो है वो बताया जाता है क्योंकि यहां पर एक लौता ऐसा एक्टिव वॉल्केनो यूरोप के अंदर है और ये बहुत खतरनाक है। पूरे दुनिया भर में जो सबसे डेंजरस वॉल्केनो है उनमें से एक ये है क्योंकि इस वॉल्केनो के नजदीक में लोग रहते हैं, सेटलमेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है। तो काफी खतरनाक ये घटना पहले हुई थी 79 एडी में और अब
इसके अवशेष मिले हैं, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में है। बट आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि माउंट वेसुवियस कहां पर है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इटली याद रखिएगा। और इवन अगर बात करें इटली की, तो इटली मेडिटेरेनियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है, और यहां पर टायरियन सी भी हम लोग को देखने को मिलती है, टायरियन सी, और एड्रियाटिक सी भी हम लोग को यहां पर देखने को मिलती है। तो ये 2-3 फैक्ट्स हैं, थोड़े से याद रखिएगा। और ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, तो वो चीज मैंने भी आपको बताई। कचल आइलैंड का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए था क्योंकि देखिए आप ये फोटो में देख सकते हैं कि एक ये जो जहाज था फ्यूल लेकर जा रहा था, जहाज यानी कि ईंधन लेकर ये जहाज जा रहा था, बट एक्चुअली ये जहाज का पावर फेल हो गया था, इंजन वगैरह फेल हो गया था इसका, तो इसलिए ये फिर पानी के बहाव से बहता हुआ जा रहा था कचल आइलैंड की तरफ, राइट। तो इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया, यानी कि इस जहाज को बहने से रोक लिया, राइट, बचा लिया, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो जाती, ऐसा बताया जा रहा है। बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कचल आइलैंड के बारे में कि कचल आइलैंड जो है वो कहां पर लोकेटेड है। तो निकोबार आइलैंड, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हमारा देखने को मिलता है, तो उसमें निकोबार आइलैंड में आपको ये देखिए ये कचल आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। तो इसकी लोकेशन थोड़ी सी याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में ऐसी लोकेशन जो है वो डायरेक्टली पूछ ली जाती है, राइट। तो इस चीज पर फोकस करिएगा। इस कचल आइलैंड को जो है वो पहले तिहानियू के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, और ये कचल आइलैंड हमें देखने को मिल रहा था। तो इसके जितने भी आइलैंड है ना, तो उसके नाम आपको थोड़े से पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिविल सर्विसेज में पूछ लिया जाता है कि इसको मतलब करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करो, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आइलैंड वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ट्राइब्स जो रहती हैं वो निकोबारी ट्राइब्स रहती हैं, और माइग्रेटेड तमिलियंस हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये रबर प्लांटेशन वर्कर्स थे, यानी कि इनको रबर प्लांटेशन के लिए यहाँ पर लाया गया था। और शास्त्री श्रीमाओ बंदर नायका पैक्ट जो 1964 का था, तो उसके तहत ये माइग्रेटेड तमिलियंस को जो है वो यहाँ पर लाया गया था। तो ये इस पर्टिकुलर आइलैंड में ये निकोबारी ट्राइब्स और माइग्रेटेड तमिलियंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, बस सिर्फ आपको सिंपल इसकी लोकेशन याद रखनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। सो गाइज, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि भूटान ने अभी रिसेंटली किस कंट्री के साथ अपने फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किए हैं, फॉर्मल रिलेशन एस्टैब्लिश किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी। देखिए मैप, ये भूटान का मैप आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। इंडिया में आप देखेंगे तो ये भूटान यहां पर हम लोग को नजर आता है, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के ऊपर साइड पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नजर आता है। चाइना के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए कि भूटान जो है वो हमारी किस इंडियन स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि यहाँ पर कौन सी इंडियन स्टेट्स हम लोग को देखने को मिलती है जिनके साथ भूटान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। इसके अलावा जर्मनी की लोकेशन देख लो आप, ये मतलब यूरोप की अगर अपन बात करें तो ये फ्रांस, ये यूके, और यहीं पर ही आपको जर्मनी दिखाई दे रही है। पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हुई, इवन डेनमार्क के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हुई नजर आ रही है, राइट। तो ये जर्मनी की लोकेशन है जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए। और ये इस टॉपिक में ज्यादा आप लोग को जानने की आवश्यकता नहीं, सिंपल बस ये याद रखना कि भूटान जो है उसने अभी रिसेंटली फॉर्मल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की है जर्मनी के साथ। और ये भूटान के बारे में थोड़ी सी बस एक मैं आपको आइडिया देना चाहूंगा कि पहले के समय पे भूटान अपने रिलेशनशिप जो है यानी कि फॉर्मल रिलेशन वगैरह किसी कंट्री के साथ बनाता नहीं था। उसको डर रहता था, बेसिकली वो सतर्क रहता था कि वो कंट्री जो है वो उसको एक्सप्लॉइट ना करे, तो इसलिए वो बनाते नहीं था। और 1949 से ही भूटान ने पहली बार फ्रेंडशिप एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन किया था, और ये लगातार इस प्रकार का ये एग्रीमेंट हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोग भूटान का सपोर्ट करते रहते हैं, राइट। और दोनों कंट्रीज के बीच में एंगेजमेंट जो आज तक बना हुआ है उसकी जड़ जो है, उसकी नींव जो है वो 1949 से हम लोग को देखने को मिल रही है। और 2007 तक इस प्रकार की स्थिति थी। फिर बाद में जब 2008 में हमें देखने को मिला कि यहां पर एक नए प्राइम मिनिस्टर आए, प्राइम मिनिस्टर जिग्मे थिनले, तो जब ये सामने आए थे तब उस समय इन्होंने अपने रिलेशनशिप दूसरी कंट्री के साथ बनाना शुरू कर दिए, और देखते ही देखते 5 सालों में 31 कंट्री के साथ अपने फॉर्मल रिलेशनशिप जो है वो स्टैब्लिश कर दिए थे भूटान ने, राइट। और इवन पहले भूटान ने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि ये परमानेंट 5P5 जो कंट्रीज होती है ना, तो उनके साथ अपने रिलेशंस नहीं बनाएगा किसी भी तरीके से, बट फिर इसके रिलेशनशिप अब बढ़ते हुए हम लोग को नजर आ रहा है। अच्छा, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए कि P5 कंट्रीज के क्या नाम है, राइट। और साथ ही साथ ये भूटान ने जब इसका पहला इलेक्शन कंडक्ट हुआ था 2007 में, तो उस समय इसने 22 कंट्री के साथ अपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए थे। ये जो कंट्रीज थी वो ज्यादातर हम लोग को जापान, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्डिक कंट्रीज देखने को मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना।
इस चीज को यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट सिविल सर्विसेज में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती हैं। तो देखिए गाइस, ये विकिपीडिया का एक पेज आपके सामने है, नॉर्डिक कंट्रीज यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज। तो नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी कंट्रीज होती हैं? तो ये सिंपल सी चीज आप ध्यान में रखिएगा, जो नदर्न यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र की जो कुछ कंट्रीज हैं तो वो नॉर्डिक कंट्रीज के तौर पर आती हैं। एक्चुअली इनको नॉर्डर्न भी कहा जाता है, और नॉर्डर्न का मतलब होता है नॉर्थ, की नॉर्थ साइड में कंट्रीज। तो नॉर्थ पोल के पास ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको नाम दिया गया है नॉर्डिक का, ठीक है। यहां पर कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? तो डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। साथ ही साथ कुछ ऑटोनोमस कंट्रीज भी हम लोग को देखने को मिलती हैं, जैसे कि फेरोई आइलैंड और ग्रीनलैंड की बात करें जो कि डेनमार्क का पार्ट है। फिर एलैंड आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि ऑटोनोमस क्षेत्र हम लोग को फिनलैंड का देखने को मिलता है। फिर जैन मैन की बात करें और आर्चिपेलागो हम लोग को स्वालबार्ड का जो देखने को मिलता है, तो ये जो एरिया है ये नॉर्वे का हम लोग को नजर आता है। इसके अलावा बाउवेट आइलैंड की अगर अपन बात करें तो ये किंगडम ऑफ नॉर्वे की हम लोग को नजर आती है, राइट। तो ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं। स्कॉटलैंड का एक नदर्न आइल्स, राइट, तो ये हमने देखने को मिलता है, एस्टोनिया, राइट। तो ये सब कुछ एरिया है। इस ऊपर वाला सिंपल तौर से बस आपको याद रखना है कि ये देखो आप, अगर आपको दिख रहा होगा ये मैप देखो आप, तो ये वाला क्षेत्र, तो ये यूरोप का जो ये एरिया है, तो ये नदर्न यूरोप का एरिया, और ऊपर फिर अटलांटिक का एरिया अपन को नजर आ रहा है, नॉर्थ अटलांटिक का एरिया, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। सिंपल सी बात, कुछ बेसिक चीज बस आप ये सब याद रखो, इससे ज्यादा और कुछ आपसे बाहर का नहीं पूछा जाएगा, राइट। सो गाइस, अब जानते हैं एमपी लैट्स के बारे में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले जो काम की चीज है वो सुन लो पहले इस स्कीम के बारे में। तो ये स्कीम लॉन्च हुई थी दिसंबर 1993 को। ये स्कीम जो है उसके नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, इसके नाम से आप क्या समझ रहे हो? तो आप यही समझ रहे हो ना कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकल एरिया में डेवलपमेंट करने का कार्य करते हैं। तो ये स्कीम उसी से रिलेटेड है। एक एमपी लोकल एरिया में डेवलपमेंट जो होता है, यानी कि लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए ये कार्य करते हैं। ये लोकल एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए रिकमेंडेशन देते हैं। वो बताते हैं कि एक एरिया के अंदर ये चीजें जो है वो बनाई जाए, जिससे कि कम्युनिटी को, जिससे कि मतलब लोगों को, जनता को जो है वो सहायता मिल सके। और ये कैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कि किस प्रकार की ये प्रोजेक्ट को रिकमेंड करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूं। एमपी लैट की ऑफिशियल वेबसाइट है mplats.gov.in। इसमें देखिए ये स्टेट राज्य लिखिए, तो मैंने मध्य प्रदेश राज्य सिलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से राज्यों को सिलेक्ट करके देख भी सकते हैं। तो देखो यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इरिगेशन फैसिलिटी और दूसरी पब्लिक फैसिलिटी, रेलवेज, रोडवेज, पाथवे, ब्रिज। तो मोटे मोटे तौर पर आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किस टाइप के हैं, राइट, जिससे कि जनता को फायदा मिलता है। यानी कि किसी जगह पर अगर रोड वगैरह खराब है तो एमपी क्या करेंगे, उस जगह पर रोड सही करने का रिकमेंडेशन दे देंगे कि ये फलाना जगह पर रोड खराब है, रोड सही की जाए, ब्रिज बनाया जाए इस जगह पे, या फिर जिस जगह पर रोड वगैरह नहीं है रोड बनाई जाए, जिस जगह पर पानी की व्यवस्था नहीं है व्यवस्था करवाई जाए। तो बेसिकली कम्युनिटी एसेट, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट क्रिएशन के लिए रिकमेंड दिया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। यानी कि ये प्रोजेक्ट्स के बारे में रिकमेंडेशन दे देंगे, ये फलाना प्रोजेक्ट जो है वो तैयार होने चाहिए। और इसके लिए इनको 5 करोड़ रुपए अलॉट किए जाते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो 5 करोड़ रुपीस एक साल में खर्चा करते हैं कम्युनिटी एसेट्स के लिए, ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स के क्रिएशन के लिए, राइट। समझ पा रहे हो बातों को? तो ये चीज है इसके अंदर, राइट। और ये एक प्लान स्कीम है जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर साल रिकमेंड करते हैं कार्यों को। कौन से कार्य होते हैं मैंने आपको बता दिया। इसमें एक दो चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, वो ये है कि ये जो उनको पैसा अलॉट किया जाता है 5 करोड़, तो उनमें से एटलीस्ट 15% जो कार्य होना चाहिए वो ऐसे एरिया पे होना चाहिए जिस एरिया पर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन रहती है, राइट। और 7.5% कार्य जो है वो ऐसे एरिया के अंदर होना चाहिए जिस एरिया पर शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन रहती है। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा जैसे कि ट्रस्ट और सोसाइटीज वगैरह जो होते हैं, तो उनके लिए भी एसेट्स का जो क्रिएशन होता है, तो उसमें बताया जा रहा है कि उसमें सीलिंग लगाइए 75 लाख रुपए, यानी कि 75 लाख रुपए तक आप जो है वो एक सोसाइटी के लिए, एक ट्रस्ट के लिए जो है आप एसेट्स क्रिएट करवा सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जिसकी यहां पर हम लोग को देखने को मिल रही कुछ टेक्निकलिटीज। इसके अलावा पैसा किस प्रकार से रिलीज होता है, तो पैसा रिलीज किया जाता है ग्रांट इन एड के तौर पर, और ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दिया जाता है, राइट, कि जिस भी क्षेत्र पर डेवलपमेंट करना है तो उन डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रिलीज किया जाता है ये पैसा, और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फिर काम करती है, राइट। और ये पैसा जो होता है वो नॉन लैप्सेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ
जैसे कि एक साल के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 5 करोड़ रुपए खर्च करने थे, राइट, बट वो 5 की जगह 4 करोड़ ही खर्च कर पाए और उनके पास अभी बच गया उस फंड में 1 करोड़ रुपए। तो उस 1 करोड़ रुपए का क्या होगा? क्या वो लैप्स हो जाएगा? नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा, राइट, कि नेक्स्ट ईयर 6 करोड़ रुपए तक खर्च करने की पावर जो होगी वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हाथ में होगी, राइट, मतलब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सिर्फ रिकमेंडरी रोल रहता है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं कि ये चीजें बनाई जाए, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं? जांच करती हैं कार्यों की, राइट, उनको पावर दी जाती है कि वो जांच करते हैं कि किस प्रकार के कार्य हैं, क्या वो कार्य जो है वो उस क्षेत्र पर जो रिकमेंड किया गया है वो पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, राइट। और फंड्स वगैरह सैंक्शन किया जाता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के द्वारा। इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सेलेक्ट करती है। जैसे कल को आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आपको मौका मिलेगा इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर भी काम करने का, राइट। तो आप बिल्कुल टॉप मोस्ट अथॉरिटी पे होगे, आप फाइनल डिसीजन लोगे कि किस पर्टिकुलर मतलब प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाना है या किस क्षेत्र पर कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो जाना चाहिए, तो उसके आप हेड होने वाले हो आने वाले समय में। तो ये सब कार्य भी आपको करने का मौका मिल सकेगा, तो इसलिए मन लगा के तैयारी करो। आगे की बात करें तो देखो प्रायोरिटीज वर्क, यानी कि किस किस कार्यों को पहले रखना है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने तो रिकमेंडेशन दे दी है कि ये कार्य करवाए जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का काम ये होता है कि वो प्रायोरिटी रखते हैं कि इन कार्यों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है जिसको पहले करना है, राइट, जिससे कि जनता को फायदा मिल सके, राइट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उस पर। ये वाली जैसे पानी की समस्या है, एक तरफ रोड है और मतलब 2 प्रोजेक्ट्स रिकमेंड किया, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक एमपी ने कि एक तरफ रोड बना दो और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है पानी, मतलब वाटर टैंक की व्यवस्था करवाना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, रोड बनना या वाटर टैंक? तो देखो अपनी अपनी जगह दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों की मतलब हेल्थ वगैरह खराब हो सकती है, लोगों को समस्या ज्यादा हो सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज क्या करेंगी, देखेंगे कि यार पानी की समस्या इंपॉर्टेंट है, एक पहले उसको कंप्लीट किया जाए और फिर आगे रोड हम लोग बनाएंगे, राइट। और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऐसा भी सोच सकती है कि चलो यार पहले रोड बना दें, जैसे कि कल को पानी की समस्या, जैसे कि जिस क्षेत्र पर रोड ही नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले तो फिर रोड कनेक्टिविटी बनेगी, उसके बाद ही फिर दूसरे चीजें लाई जा सकेगी, क्योंकि आप वाटर टैंक बनाने के लिए फिर चीजों की व्यवस्था नहीं कर पाओगे ना, जिन सब मतलब जो भी चीजों की व्यवस्था है, अनटिल अनलेस कनेक्टिविटी ना हो। तो वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, राइट। तो इसमें एकदम से नीचे, इसलिए मैंने दोनों पक्ष इसलिए आपको बता दिए कि पता लगे आप लोग नीचे वो बोलें कि सर वहां पे अगर रोड ही नहीं होगी तो कैसे फिर वहां पर जाएंगे वहां पर पानी का टैंक बनाने। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, बिल्कुल मुझे पता नहीं स्टूडेंट्स के बीच में कैसे डाउट्स आ सकते हैं, तो इसीलिए। चलो आगे की बात करेंगे। ये मॉनिटर भी करते हैं, चेक करते हैं कि स्कीम सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि निगरानी भी रखना जरूरी है ना, तो ये वाली बात है। और इसमें बताया जाता है कि एटलीस्ट 10% जो प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनका इंप्लीमेंटेशन, यानी कि वो प्रोजेक्ट जो है वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको बेसिकली चेक करना, तो इंस्पेक्ट करना हर साल, तो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कार्य होता है, काम होता है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इस पे ध्यान देना, क्योंकि यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर। अब ये किस प्रकार की गलती आप कर सकते हो कि आप हड़बड़ी में जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा दिखाई देगा और आपको लगेगा बिल्कुल करेक्ट, बट आप गलत कर जा सकते हो अगर आपने छोटी सी चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो ये छोटी सी चीज क्या है, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें क्या देखने को मिलते हैं गाइस, कि एक एमपी जो होते हैं वो या तो लोकसभा के होते हैं या राज्यसभा के होते हैं। यहां पर आप ध्यान देना, जब स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो उसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा से आए हैं, राइट, लोकसभा से इलेक्ट हुए हैं, तो वो किस क्षेत्र पर ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का रिकमेंडेशन दे सकते हैं, उस क्षेत्र पर जिस क्षेत्र से वो जीते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीते हैं, राइट। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वो ये पैसा लगा सकते हैं। बट एक राज्यसभा के एमपी जो होते हैं, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, तो वो जिस राज्य से इलेक्ट होते हैं तो वो अपने उसी राज्य में कहीं पर भी किसी भी जगह पर प्रोजेक्ट्स जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये वाली चीज यहां पर देखने को मिली है। और जो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं लोकसभा या राज्यसभा के, वो हमारी कंट्री में किसी भी क्षेत्र पर कार्यों के इंप्लीमेंटेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस क्षेत्र पर ये कार्य जो है वो लागू होना चाहिए। तो ये वाली चीज है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, और एमपी लेड स्कीम पूरा इतना ही है, इससे बाहर का आपको और कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो बताया जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसमें उन्होंने बोला है कि सेंटर जो आज की डेट में एमपी लेट्स को सस्पेंड कर रहा है वो बिल्कुल सही है, वो सेंटर के अधिकार में है। तो ये क्या चल रहा है आज की डेट में, तो देखो कोरोना वायरस की स्थिति काफी खराब होती जा रही है फिर से। तो इस बीच सरकार ने फैसला लिया था अप्रैल में कि सरकार एमपी लेट्स का जो फंड होता है, यानी कि जो फंडिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है ना एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, भी मैंने आपको बताया कि हर साल 5 करोड़ रुपए, तो बताया जा रहा है कि वो फंडिंग नहीं दी जाएगी, उस पैसे को लगाया जाएगा कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो ये चीज है।
राइट। तो इस चीज पर विवाद हो गया, इस चीज पर एक पिटीशन फाइल हो गई बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर, और फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोल दिया कि ये केंद्र के अधिकार में आता है। कैसे अधिकार में आता है केंद्र के? तो देखो, केंद्र का काम यह भी होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र जो है वो फंड को डाइवर्ट कर सकती है डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, और कोरोना वायरस एक डिजास्टर की कैटेगरी में हम लोग को नजर आ रहा है, राइट। तो ये चीज थी, इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था, बट आपके लिए जो काम की चीज थी वो एमपी लाइट थी, और इस न्यूज के बारे में जनरल जानकारी बस आपको होना था, ठीक है। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, तो ये कानून क्या कहता है इसको समझते हैं। पहले न्यूज में ये टॉपिक क्यों आया था वो आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो न्यूज में जिसके लिए ये कानून था वो अगर आप समझ गए तो आपको ये कानून समझने में काफी आसानी होगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक्सटेंड कर दिया है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी डिपार्टमेंट्स या कॉर्पोरेशन इस कानून के अंदर आते हैं, एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं, तो वो स्ट्राइक नहीं कर सकते अगले 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो भी लोग एसेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं, एसेंशियल सर्विसेज में क्या क्या आता है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस सर्विस हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, राइट, डॉक्टर्स हो गया, हॉस्पिटल हो गए, तो ऐसी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं। तो इन सर्विसेज में जो भी लोग हैं, या फिर इन डिपार्टमेंट्स में, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी लोग आते हैं, या जो भी एसेंशियल सर्विसेज के अंदर जो लोग आते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो वो अगले 6 महीने तक स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, और वो अगर जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये कानून इसी से रिलेटेड है कि एसेंशियल सर्विसेज जो है वो डिलीवर होती रहे, उस पर रोक ना लगे किसी भी तरीके की, तो इसलिए इस कानून को लाया जाता है। ये कानून बनाया गया था, बट ये कानून जो है वो एक्टिव होता है जब राज्य जो है वो उस कानून को एक्टिव करती है, लागू करती है, राइट। हमेशा के लिए नहीं होता ये कानून, राइट, बट ये कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसको रखा जाता है। मतलब जैसे सिचुएशन को देखते हो, जैसे आज की डेट में सिचुएशन कोरोना वायरस की हम लोग को देखने को मिल रही है, और इस सिचुएशन में अगर हॉस्पिटल वगैरह बंद हो जाए, हॉस्पिटल वगैरह या हेल्थ केयर सेक्टर वाले स्ट्राइक पे चले जाएं, तो लोगों के लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये एसेंशियल सर्विस ऐसी सर्विस होती है जिनके रुकने से, राइट, लोगों की नॉर्मल लाइफ को जो है वो खतरा हो सकता है, अफेक्ट हो सकती है लोगों की नॉर्मल लाइफ। तो ये इंश्योर करता है ये इस प्रकार का कानून की इस प्रकार की जो सर्विस है वो, उसकी सर्विस की डिलीवरी जो है वो बरकरार रहे, इस पर रोक ना लगे किसी भी प्रकार की। तो ये एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक कानून हम लोग को देखने को मिलता है, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट 1968, राइट। और इस कानून के तहत टारगेट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो एसेंशियल सर्विसेज में है वो स्ट्राइक पे ना जाए, राइट। तो इस पर फोकस किया जाता है। और इसमें इतना पावरफुल कानून है कि पुलिस को अधिकार दे दिया जाता है कि अगर जो भी इंडिविजुअल इस कानून के प्रोविजन का उल्लंघन कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, तो पुलिस उनको बिना किसी अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो ये वाली चीज भी है इसके अंदर। और ये कानून तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। ये हमारा जो 7 शेड्यूल हम लोग को देखने को मिलता है, 7 शेड्यूल के अंदर आप जानते हैं कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट में मौजूदा जितने भी सब्जेक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं उस पर यूनियन जो है, सेंटर जो है वो कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर मौजूदा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर स्टेट जो है, राज्य जो है वो कानून बना सकते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर यूनियन भी, सेंटर भी और स्टेट भी दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो ये जो वाला जो कानून था, ये लिस्ट नंबर 33 हम लोग को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर देखने को मिला था। तो उसमें जो है ये, उसके तहत पार्लियामेंट के द्वारा इस कानून को बनाया गया। और राज्यों के भी अलग अपने सेपरेट जो है वो इस प्रकार के कानून होते हैं, हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये पूरा डिस्क्रिशन स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है इस पर्टिकुलर कानून को एग्जीक्यूट करने का, राइट, यानी कि लागू करने का। वो चीज मैंने भी आपको बताई कि ये वाला कानून जो है वो हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, इसको राज्य जो है वो एक्टिव करती है सिचुएशन को देखते हुए। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इस चीज को एक्टिव कर दिया है। इसका मतलब है कि अगले 6 महीने के पीरियड के लिए, और यानी कि इसको एक्सटेंड कर दिया, ऑलरेडी एक्टिव था ये, अब और 6 महीने के लिए कोई भी इंडिविजुअल जो एसेंशियल सर्विसेज में है, कोई भी कॉर्पोरेशन हो गया, कंपनी हो गई, तो वो जो है वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, राइट। तो ये वाली चीज है हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट का। सिर्फ इतनी जानकारी आप लोग को होना सफिशिएंट है। गाइज, यहां पर अब अपन नई दुनिया के एक आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसा कि आप जानते हैं गाइज कि कल 26 नवंबर थी, और 26 नवंबर 1949 को हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो इसलिए ये एक बहुत ही शानदार आर्टिकल अब हमें नजर आएगा, देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल का उपयोग जो है वो आप जनरल स्टडीज पेपर मेंस, यानी कि सेकंड जो पेपर होता है, उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, या फिर अगर हिंदी या इंग्लिश का अगर ऐसे है, तो उसमें आप, जो मैं अभी बताऊंगा आप लोग को, तो वो पूरी चीज आप अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। और सेकेंडली, नई दुनिया नाम का एक न्यूज़पेपर है,
तो उसमें ये आर्टिकल छपा है हिंदी न्यूज़पेपर, और देखिए ओम बिरला जी का ये आर्टिकल हम लोग को नजर आ रहा है। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि ओम बिरला जी कौन है। तो अब शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें बहुत सारी चीजें अब ऐसी मिलने वाली हैं जिसको आप जो है वो उपयोग कर सकते हैं मेंस में, प्लस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर मिलेंगी। हिंदी का ये आर्टिकल है इसलिए यहां पर हिंदी में मेंशन है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा एक पेन और पेपर लेकर बैठो और जो भी मैं बताते जा रहा हूं उसके नोट्स बनाते चलो। तो देखिए गाइस, इंडिया ने 26 नवंबर 1949 के दिन ही अपने संविधान को अंगीकृत किया था, यानी कि हम लोगों ने इस डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। तो ये डेट थोड़ी सी याद रखना, 26 नवंबर 1949। और स्वतंत्र भारत के भविष्य का आधार बनने वाली इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की आज 71st वर्षगांठ है। तो याद रखना 71 ईयर्स हमें कंप्लीट हो गए हैं, राइट, जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो उससे। और भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, याद रखना। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, बी.एन. राव, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, शरद चंद्र बोस, राजगोपालाचारी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, गोपीनाथ बरदोलोई, जे.बी. कृपलानी और भी काफी सारे विद्वान यहां पर मौजूद है, बट आपको इनके नाम थोड़े से ध्यान में रखना है। और विश्व के सभी प्रमुख संविधान के अध्ययन और व्यापक विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान को आकार दिया गया था। तो आप लोग सभी जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था वो हम लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होती हैं, राइट। तो ये चीज के बारे में आपको पता भी होगा, और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे हम लोगों ने क्या क्या चीजें अडॉप्ट की थी, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको थोड़ा सा उस पर भी ध्यान रखना है, राइट। इसके अलावा आगे की बात करें कि संविधान निर्माण के लिए हुए मंथन की गहनता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि संविधान की प्रारूप समिति की 141 बैठक हुई। तो टोटल कितनी सिटिंग्स हुई इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए? तो 141 सिटिंग हम लोग को देखने को मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की, और इसी सिटिंग के दौरान ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। और इस प्रकार 2 साल 11 महीने और 17 दिन लग गए। तो टोटल 2 years 11 months और 17 days लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, राइट। और इसके अलावा 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल होता है, तो 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल्स हम लोग को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते। तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे? तो याद रखिएगा 395 आर्टिकल्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे और 8 शेड्यूल्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को देखने को मिले थे। तो ये चीज है। आगे की बात करें तो मूल संविधान जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो मूल संविधान से लेकर अब तक देश ने एक लंबी यात्रा तय की है, और इस दौरान संविधान में समय अनुसार कई परिवर्तन भी किए गए। तो आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं, कुछ नए आर्टिकल्स को भी ऐड किया है। तो आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी कि 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में है, और 400 से ज्यादा आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज की डेट में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और ये एक प्रकार का घोतक है, घोतक यानी कि इंडिकेटर हम लोग को देखने को मिलता है कि देश के नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं को समायोजित यानी कि वेल एडजस्ट करने के लिए शासन के दायरे का किस प्रकार समय अनुकूल विस्तार किया गया। क्योंकि जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप हो रही है, लोगों की आकांक्षाएं जो है जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, राइट, यानी कि एस्पिरेशंस वगैरह लोगों की जिस प्रकार से बढ़ रही है, तो उस प्रकार से हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजों को एड ऑन किया, एक्सपेंड किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। इसलिए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लिविंग है ये, राइट, क्योंकि इसमें चीजें ऐड होती रहती हैं समय के अनुसार। जैसे कि समय के अनुसार लोग बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी के अंदर भी चीजें ऐड होती है। तो इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और मेंस में उपयोग करना है इसको, राइट। और आज यदि भारतीय लोकतंत्र समय की अनेक चुनौतियों से टकराते हुए न केवल मजबूती से खड़ा है, अपितु विश्व पटल पर भी उसकी एक विशिष्ट पहचान है। यानी कि आप जानते हैं कि इतना, क्योंकि जिस समय हम जब ये लेकर आ रहे थे, डेमोक्रेसी लेकर आ रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जब सेटअप कर रहे थे, तो पूरे दुनिया भर में हमारी खिल्लियां उड़ रही थी कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी फेल हो जाएगी, कोई मतलब वो नहीं रहेगा, यानी कि सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो बहुत खिल्लियां उड़ रही थी। बट आज की डेट में हमारी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है
और आज की डेट में हम लोग खड़े हुए हैं और वर्ल्ड लेवल पर भी हमारा नाम है। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। तो इसका प्रमुख श्रेय हमारे संविधान द्वारा निर्मित सुदृढ़ ढांचे यानी कि सॉलिड स्ट्रक्चर और संस्थागत रूपरेखा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को जाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था कि किसी भी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हमारी कंट्री में ना देखने को मिल सके। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उन्होंने ऑप्शन भी दिए थे कि इसको अमेंड करके ठीक किया जा सकता है अगर कहीं पर भी लूप होल हो तो, राइट। तो ये बहुत, और वैसे भी जब कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार किया गया था तो इतनी मतलब सोच विचार करके किया गया था कि लूप होल का तो कोई वो ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था, राइट। तो ये बहुत ही शानदार था, क्योंकि वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो उस समय अगर कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से नहीं बनाते तो ऑब्वियस ही बात है कि पूरा जो आज की डेट में जो हम लोग देख रहे हैं कि कितने स्ट्रक्चराइज तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, पूरा सिस्टम चलता है, तो वो फिर शायद पॉसिबल ना हो पाता। और इतने साल सक्सेसफुली हम लोग को देखने को मिल रहा है और आने वाले मतलब अनगिनत सालों तक जो है वो अनलिमिटेड ईयर्स तक जो है वो सक्सेसफुल हमारी डेमोक्रेसी होगी ही। आगे की बात करेंगे। भारत के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक यानी कि सोशल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक और राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए एक संरचना तैयार की गई है। इसमें शांतिपूर्ण और लोकतंत्र दृष्टिकोण, पीसफुल और डेमोक्रेटिक अप्रोच से विभिन्न राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने और उन्हें प्राप्त करने के प्रति भारत के लोगों की प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट को रेखांकित किया गया है। तो यहां पर हाईलाइट स्पेशली इंडियन सिटीजन के ऊपर किया गया कि हमारे इंडियन सिटीजन जो है वो उन्होंने ही यानी कि उन्हीं के ही कमिटमेंट के द्वारा ये पूरा सिस्टम जो है वो सही तरीके से चल रहा है। तो इंडियन सिटीजन्स का भी यहां पर बहुत बड़ा रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है। और वास्तव में हमारा संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं है, अपितु यह एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जो समाज के सभी वर्गों की स्वतंत्रता को संरक्षित करते हुए जाति, वंश, लिंग, क्षेत्र, पंथ या भाषा के आधार पर भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समता यानी कि पैरिटी का अधिकार देता है तथा राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि के साथ पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित यानी कि कमिटेड दिखता है। मतलब यहां पर यह बताने की कोशिश की गई है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी कंट्री में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से बिलोंग करते हो या कोई भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यानी कि कोई भी हमारी कंट्री का जो वल्नरेबल सेक्शन है, पिछड़ा जो वर्ग है, तो उसको भी इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रोवाइड की गई है बिना किसी भेदभाव किए, जैसे कि सबको मिलती है। तो पैरिटी के आधार पर यानी कि हमारी कंट्री के अंदर किसी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं हम लोग को देखने को मिलती, नॉट इवन इन इकोनॉमिक सेंस ऑल्सो। अभी अपना एक एनसीईआरटी का बैच चल रहा है, पॉलिटी का मैंने एक क्वेश्चन सामने रखा था स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो भी शेयर करता हूं। मैंने वहां पर मेंशन किया था क्योंकि 7th क्लास की जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तब आपको बकायदा वहां पे लिखा रहेगा कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग इकोनॉमिक इक्वलिटी पर भी फोकस करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक इक्वलिटी पर भी फोकस करता है। तो स्टूडेंट्स ने डाउट रेज किया कि सर इकोनॉमी तो इनइक्वलिटी बेसिस पर होती है, कोई रिच है कोई पुअर है, बट मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक इक्वलिटी के ऊपर फोकस करता है, राइट। इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता के ऊपर फोकस करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी रिच और पुअर नहीं देखता है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन है कि जो रिच होंगे उनको ये सुविधा मिलेगी, जो पुअर होंगे उनको ये सुविधा मिलेगी? नहीं ना, ऐसा नहीं है मेंशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली देखता है, इवन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो, यानी कि किसकी जेब में कितना पैसा है वो मैटर नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस है वो सबके लिए समान है, इक्वल है, राइट। तो ये इसका मतलब हुआ। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया के अंदर, अगर ऐसा आ जाए कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी है तो वो रॉन्ग होगा, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर फोकस करता है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को भी इनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं रखा गया है, राइट। यहां पर कोई भी ऐसा मेंशन नहीं है ना कि रिच को ये सुविधा मिलेगी, पुअर्स को ये सुविधा से वंचित किया जाएगा, नहीं है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड कराता है। तो ये वाली चीज, और बिना किसी भेदभाव किए सभी नागरिक को पैरिटी का अधिकार देता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। आगे की बात करें तो यह दिखाता है कि हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं, देखो कितना फोर विजन था, यानी कि मतलब किस प्रकार से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, कि उनको ऑलरेडी पता था कि फ्यूचर में कुछ इस प्रकार के चेंजेस आएंगे जिससे कि कोई इशू डेवलप ना हो, कोई केओस ना हो आने वाले समय में। तो इसलिए उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। तो निर्माताओं का भारतीय राष्ट्रवाद में
अमिट विश्वास था। साथ चलते हुए विगत 7 दशक में हमने ढेरों उपलब्धियां प्राप्त की है। विश्व का सबसे बड़ा और सफल लोकतंत्र होने का गौरव हमें प्राप्त है। तो देखो, आप लोग सभी जानते हैं, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि मतलब जब हम लोग इस चीज की तैयारी कर रहे थे, डेमोक्रेसी वगैरह की, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की, तब उस समय खिल्लियां उड़ रही थी कि इंडिया में ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। बट आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें जाना जाता है। हमारी डेमोक्रेसी के सक्सेस के एग्जाम्पल सेट कर दिए हम लोगों ने, और लोग हमारी कंट्री का एग्जाम्पल देते हैं कि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारी कंट्री में सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नजर आती है। राइट, मतदाताओं का विशाल संख्या, यानी कि जो वोटर्स की जो एक बड़ी संख्या, बड़ी पॉपुलेशन जो हमें देखने को मिलती है, और निरंतर होते रहने वाले चुनाव और लगातार जो इलेक्शंस हमारी कंट्री में कंडक्ट होते रह रहे हैं, उसके बावजूद हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कभी भी अस्थिर नहीं हुई है, अस्थिरता का शिकार नहीं हुई है। और अपितु चुनावों के सफल आयोजन से हमारे संसदीय लोकतंत्र ने समय की कसौटी पर स्वयं को सिद्ध किया है। देखो, जब वही चीज मैंने अभी आपको बताई कि जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे हम लोगों ने इस चीज को बिल्कुल करेक्ट प्रूफ कर दिया। पहले जो लोग हमें गलत बोल रहे थे, हमने उनके मुंह पर जो है वो उनका मुंह बंद कर दिया। राइट, आज की डेट में वही लोग जो पहले हमारे बारे में खिल्लियां उड़ाते थे दूसरी कंट्रीज की, इंडिया के अंदर ये चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, वो आज की डेट में इंडिया का एग्जांपल देते हैं कि इतनी बड़ी कंट्री, देखो इतने सारे लोग, इतनी पॉपुलेशन, बावजूद उसके कि यहां पर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चल रही है। लोग बिना किसी इशू के इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, और पीसफुल तरीके से ये पूरी चीज हो रही है। राइट, तो ये चीज बताई गई है। आगे की बात करें तो 7 दशक की इस लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान देश ने लोकसभा के 17 और राज्य विधानसभा की के 300 से अधिक चुनाव हो चुके हैं। तो हमारे इतने सारे इलेक्शंस कंडक्ट हमने किए हैं, उसके बावजूद भी कोई भी इशू नहीं आया, सभी चीज सफलतापूर्वक हमें देखने को मिली है। और भारतीय लोकतंत्र ने विश्व को दिखाया है कि राजनीतिक शक्ति का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर किस प्रकार किया जाता है। यानी कि जैसे कि जब हम लोग इलेक्शन कंडक्ट करते हैं तो उसके बाद पावर जो होती है वो दूसरे के हाथ जाती है। यानी कि जैसे 2 पार्टीज हैं, एक 5 साल के टेन्योर में एक पार्टी जीत गई, फिर उस पार्टी का काम जो है वो या फिर जो रूलिंग पार्टी जो थी उसका काम जो है वो लोगों को समझ में आ नहीं रहा था, तो लोगों ने फिर दूसरी पार्टी को सेट कर दिया या चूज कर लिया। तो देखिए, पावर का ट्रांसफर कितने शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, कोई भी इशू नहीं, कोई भी विवाद नहीं। मतलब एक इंडिविजुअल अगर हारे हैं, राइट, यानी कि एक पार्टी अगर हार गई तो फिर वो अपोजिशन की में चली जाती है, जो पार्टी जीतती है उसको ईजिली पावर दे दी जाती है। तो यहां पर कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ, मतलब पावर के ट्रांसफर वगैरह में। तो ऐसी चीज इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, और इतने ह्यूज लेवल पर। इसके अलावा भारतीय संविधान ने राज्य व्यवस्था के घटकों, यानी कि कंपोनेंट्स के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था भी बहुत सुसंगत ढंग से की है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रकार से जो कंपोनेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो पूरा जो स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से रखा गया है कि कोई भी इशू एक दूसरे के बीच में नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 3 ऑर्गन्स या 3 पिलर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, अपने अपने क्षेत्र में फोकस करते हैं, और एक दूसरे के ऊपर जो है वो मतलब अपनी पावर को इंपोज नहीं करते। बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो लेजिस्लेटिव जो है उसी के अंडर हम लोग को एग्जीक्यूटिव देखने को मिलती है। अंडर नहीं कहेंगे, बट हाँ, उसी के साथ मिलकर ये काम करते हैं, उन्हीं के ऑर्डर्स पर ये काम करते हैं, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। राइट, तो ये एक ही साथ है टेक्निकली। तो ये आप अगर मतलब वो पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा, और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ चुकी होगी तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। राइट, तो ये चीज इस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। बट फिर भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने काम या अपनी पावर्स को इंपोज नहीं करते हैं, लगाते नहीं है। राइट, और एक दूसरे के ऊपर अपना कंट्रोल जो है वो नहीं करते। और इवन ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस का भी काम करते हैं। राइट, चेक करते हैं कि कहीं कोई इशू तो नहीं। जैसे जुडिशरी है, अगर लेजिस्लेटिव ने कोई गलत कानून बनाया जो कि लोगों के इंटरेस्ट के लिए नहीं है, लोगों के हित के लिए नहीं है कानून, तो जुडिशरी ऐसे कानून को सप्रेस भी कर सकती है। राइट, वो क्रॉस चेक करती है, हम लोग को देखने को मिलता है जुडिशरी भी। तो ये इस प्रकार की चीज हम लोग को यहां पर नजर आती है। और भारतीय लोकतांत्रिका व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है। तो आप जानते हैं कि पार्लियामेंट सबसे टॉप पर हम लोग को देखने को मिलती है, बट उसकी भी लिमिटेशन है। तो पार्लियामेंट को भी लिमिटेशन में रहकर काम करना होता है। राइट, हर कुछ कानून नहीं बनाए जा सकते। और इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मूल भावनाएं जो हमें हमारे संविधान की हम लोग को नजर आती है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रिंसिपल, तो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। राइट, संविधान
को संशोधित तो किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अमेंड किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा, बट उसके अंदर कुछ मूल ढांचे हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, उसमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते। अंगीकृत किए जाने से लेकर अब तक हमारे संविधान में आवश्यकता अनुसार 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हमारी कंट्री में हो चुके हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अभी लेटेस्ट पिछले 5 अमेंडमेंट कौन से थे, और डिटेल में थोड़ा सा एक एक लाइन में लिखकर बताइएगा कि वो पिछले 5 अमेंडमेंट किस किस चीजों से रिलेटेड थे, क्योंकि ये पिछले जो 5 अमेंडमेंट होते हैं लेटेस्ट वाले, उनसे रिलेटेड सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा सा बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर, अगर नहीं पता है तो सर्च करके बताइए। तो हमारी कंट्री के अंदर 100 से ज्यादा अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं, पर जो मूल भावना जो है उसको चेंज नहीं किया है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक प्रिंसिपल्स है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। अगर कुछ चेंजेस होते भी हैं गलती से या जानबूझ के भी, तो जुडिशरी उसको फिर सप्रेस कर देती है, राइट। इसके अलावा भारतीय संविधान नागरिक हितों पर विशेष बल देता है, यानी कि मेन फोकस किसका होता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर होता है, कि लोगों को इंटरेस्ट यानी कि लोगों का फायदा होना चाहिए, राइट। तो लोगों के ऊपर स्पेशली फोकस रहता है, और जिसका प्रमुख प्रमाण संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौजूद नागरिकों के मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। और इस चीज को हम यानी कि जो हम बात कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेन फोकस जो होता है वो सिटीजन्स के ऊपर होता है, और ये चीज रिफ्लेक्ट बकायदा होती है फंडामेंटल राइट्स को। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, तो बकायदा रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी कि मेनली जो फोकस है वो इंडियन सिटीजन के ऊपर है, कि इंडियन सिटीजन को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, राइट। और यही जो मौलिक अधिकार जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो एक इंडिविजुअल को एक समान फ्लोर पर लेकर आते हैं, यानी कि कॉमन फ्लोर पर लेकर आते हैं, और ये एकता के सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ेंगे तो उस फंडामेंटल राइट्स में सभी यानी जितने भी अधिकार हैं वो सभी इंडियन सिटीजन के लिए एक समान हम लोग को नजर आते हैं, किसी को ज्यादा अधिकार है और किसी को कम, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एक समान अधिकार है, राइट। तो यह चीज, और वर्तमान में हमारा संविधान नागरिकों के 6 मूलभूत अधिकार प्रदान करता है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं एट प्रेजेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड की जाती है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि एक इंडिविजुअल कोई भी रिलीजन को चूज कर सकते हैं, राइट। तो इस पर कल ही एक टॉपिक था जिस पर अपन ने चर्चा करी थी इस चीज के बारे में भी। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, तो एजुकेशनल राइट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसके अधिकार भी शामिल है। तो ऐसे 6 फंडामेंटल राइट्स जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं, और वास्तुतः नागरिकों को प्रदान ये अधिकार हमारे संविधान की अंतरात्मा है। तो यही चीज है कि हमारे मेन फोकस इन्हीं सब चीजों पे किया जाता है, अंतरात्मा कहा गया है इसको। और मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारा संविधान नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी सुनिश्चित करता है। तो फंडामेंटल राइट्स तो है, अधिकार तो इंडिविजुअल को मिल रहा है, बट इंडियन सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन किया गया है। और आज अनुच्छेद 51A जो आर्टिकल है, उसके तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग को देखने को मिलती है, जिनका फोकस क्या है कि देश के लोग जो है वो संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकार के आधार पर निरंकुश ना हो जाएं, अपितु अधिकारों के साथ साथ लोकतंत्र आचरण और व्यवहार के प्रति सजग चेतना और कर्तव्य बोध की भावना उनमें बनी रहे, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बिल्कुल सही बात की गई है कि एक इंडिविजुअल को जो अधिकार मिल रहे हैं, जो राइट्स उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करा रही है, तो उनका भी एक ड्यूटी है, उनकी भी एक कर्तव्य है कि वो देश के लिए जो मेंशन जो चीजें हैं मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, तो वो करें, राइट। तो सिर्फ अधिकार ही नहीं प्रोवाइड किया जाता है, यहां पर एक इंडिविजुअल के लिए ड्यूटीज भी प्रोवाइड की जाती है, उनको कैसे कंडक्ट करना है और कैसा उनका बिहेवियर होना चाहिए। तो इस चीज के बारे में भी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। अच्छा, आप क्या मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या इन्फोर्सेबल है कोर्ट में, यानी कि आप उस पर फंडामेंटल ड्यूटीज को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो क्या? तो देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर लिखकर बताएंगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, राइट। और इसके अलावा आगे की बात करें तो इसी संदर्भ में विचार करें तो आज देश के समक्ष जिस तरह की चुनौतियां हैं और जिन ऊंचे लक्ष्यों को लेकर
हम आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मांग है कि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के बोध की भावना सुदृढ़ यानी कि स्ट्रांग रहे। तो जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं, तो सिर्फ आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर ही सीमित ना रहे। जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो जो देश के लिए जो कुछ कर्तव्य होते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज में हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको भी हमें फॉलो करते हुए चलना है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और 21वीं सदी को यदि भारत की सदी बनानी है, यानी कि 21st सेंचुरी जो है वो उसमें इंडिया को सबसे टॉप पे लेकर जाना है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसकी अनिवार्य शर्त है कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश को आगे ले जाने के लिए कर्तव्य भाव से युक्त रहकर कार्य करे। यानी कि आगे बढ़ना है तो देश का नागरिक देश के लिए, राइट, यानी कि अपने जो इसकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो मेंशन है, तो उसमें जो है वो काम करें और देश के लिए बेसिकली काम करें, देश को आगे ले जाने के लिए फोकस करते हुए, राइट। और नए भारत के निर्माण की संकल्पना हो या आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, ये सभी लक्ष्य तभी साकार हो सकते हैं जब देश के नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को लेकर पूरी तरह से गंभीर और सजग हों। तो ये तभी पॉसिबल है कि हमारी कंट्री के अंदर अगर हमें मतलब जैसे आत्मनिर्भर भारत बनाना है या कोई भी ऑब्जेक्टिव गोल इंडिया का अचीव करना है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंडियन सिटीजन उस गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे। जैसा अभी फिर से मैं दोबारा से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके इंटरेस्ट के लिए काम करता है? लोगों के इंटरेस्ट के लिए। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन सिटीजन को काफी बेनिफिट्स मिलते हैं, काफी अधिकार मिलते हैं, तो ये इंडियन सिटीजन की भी ड्यूटीज हैं कि वो देश के लिए काम करें, राइट। सभी लोग मिलकर, राइट, देश के लिए काम करें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कचरा ना फेंके, तो जो होता है ना कि कचरा ना फेंकना, साफ सफाई रखना, स्वच्छता रखना, ये एक इंडिविजुअल का कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है, राइट। तो उसको उस ड्यूटी को फॉलो करना है। तो ये चीज है, पूरा एक काफी अच्छा आर्टिकल था ये, राइट। और इस आर्टिकल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मिली होंगी, होपफुली आपने नोट डाउन भी किया होगा, जिसको आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं। और इवन ऐसे में भी आप इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं इस पूरे आर्टिकल का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से एसोसिएट हम लोग को देखने को मिला था, राइट। तो देखिए, ऑस इंडेक्स की बात हो रही है। अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ आ जाता है कि ऑस इंडेक्स क्या है, तो देखो नाम से समझ में आ रहा है, AUS यानी कि ऑस्ट्रेलिया, IND यानी कि इंडिया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की ये एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, राइट। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हम लोग को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच का देखने को मिलता है। टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि फ्रांस चाह रही है, उत्सुक हो रही है कि ये इसको ज्वाइन करना चाहती है। यानी ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ये जो ऑस इंडेक्स है, इसमें फ्रांस शामिल होने के लिए बातचीत कर रही है। तो ये वाली चीज थी, बस सिंपल सी, जिसका एक जनरल आइडिया होना चाहिए। अब यहां पर बात हो रही है MQ-9B सी गार्जियन अनआर्म्ड ड्रोन्स के बारे में। तो देखो गाइस, हम लोगों ने दो इस प्रकार के ड्रोन, जैसा आप ये फोटो में देख रहे हैं, ये ऐसे दो ड्रोन हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट से लीज में लिए हैं, प्रोक्योर किए हैं और इसको इंडियन नेवी में शामिल किया है। ये ड्रोन हमें मदद करेंगे कि हमारा जो मैरीटाइम क्षेत्र जो है, समुद्री क्षेत्र जो हमारी कंट्री का हम लोग को नजर आता है, तो उस पर हम लोग या हमारी इंडियन नेवी जो है वो निगरानी रख सकेगी इस ड्रोन के थ्रू। कुछ खासियत की बात करें इस ड्रोन की, तो 40,000 फीट पर ये फ्लाई कर सकता है, 40 घंटे तक ये फ्लाई कर सकता है। इसका मैक्सिमम एंड्योरेंस 40 आवर्स का हम लोग को नजर आता है। और 360 डिग्री मैरीटाइम सर्विलांस रडार इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें बेसिकली ऑप्शनल के तौर पर एक मल्टी मोड मैरीटाइम सरफेस सर्च रडार भी यहां पर मौजूद है, राइट। तो ये कुछ यानी कि काफी एडवांस ये ड्रोन हम लोग को देखने को मिल रहा है। निगरानी रखने के पर्पस के लिए इस ड्रोन को जो है वो हम लोगों ने शामिल किया है इंडियन नेवी में, और यूनाइटेड स्टेट से ये ड्रोन लीज पे लिया है। अच्छा गाइज, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि एक टॉपिक है जो कि लगातार न्यूज में दिखाया जा रहा है बार बार, यानी कि रिपीटेडली हम लोग इसको न्यूज में देख रहे हैं, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को। तो देखिए, इस टॉपिक को मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है काफी डिटेल में। ये टॉपिक जो है वो आप लोग को मिल जाएगा 1 अक्टूबर 2020 के लेक्चर में। तो मैं चाहूंगा कि आप 1 अक्टूबर 2020 के लेक्चर को जाकर देख लीजिए। और यहां पर ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, आप लेक्चर पे जब जाएंगे ना, तो लेक्चर के आप इसमें देखिएगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा पूरा, क्योंकि मैं इंडेक्स बना के रखता हूं। तो आप इंडेक्स में देख लीजिएगा डिफेंस एक्विजिशन जो प्रोसीजर वाला ये टॉपिक है, ये कितने मिनट पे आपको मिलेगा। तो आप उस पर जाकर ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर टॉपिक देख लेना। आपको सिंपली यूट्यूब के सर्च कॉलम पे 1 अक्टूबर 2020 लिखना है, उसके आगे मेरा नाम लिख देना, कमलाक्ष। तो जो भी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा वो यही वाला होगा। और इस वीडियो में आप जाएंगे तो मतलब 1 अक्टूबर के वीडियो में, तो आपको ये वाला टॉपिक मिल जाएगा, तो जरूर देख लेना, ठीक है। लगातार न्यूज में ये दिखाई दे रहा है,
और जो भी टॉपिक इस प्रकार के लगातार न्यूज में दिखाई देते हैं वो उसके एग्जाम में आने की इंपॉर्टेंस मतलब संभावना काफी ज्यादा हो जाती है और वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो जरूर देख लेना एक बार इसको। अब गाइस इस न्यूज में बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट बैन जो हुआ है उसके बारे में। अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के 2 जिले गंदेरबल और उधमपुर, हालांकि डिस्ट्रिक्ट याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इन 2 जिलों को छोड़कर बाकी रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट को बैन कर दिया है, राइट। एक्सटेंड कर दिया इंटरनेट बैन को। इंटरनेट बैन तो ऑलरेडी काफी समय से था, अब इसको और एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो उसी पर ही एक स्टैंडिंग कमेटी जो हम लोग को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की देखने को मिली थी, तो उसका डिस्कशन हुआ था और डिस्कशन का मुद्दा यही था कि जो इंटरनेट जो शटडाउन है उसके स्टेटस के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, राइट। तो मेन डिस्कशन इसी चीज से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पर आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, स्पेशली इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड, जो कि आपके प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती है, इवन मेंस में भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए एक केस था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अनुराधा भासिन केस हम लोग को देखने को मिला था। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था कि इंटरनेट सर्विस इनडेफिनाइट पीरियड के लिए सस्पेंड नहीं की जा सकती। निश्चित काल के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित नहीं किया जा सकता। यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन करी थी, राइट, कि लंबे पीरियड के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए इंटरनेट नहीं बंद किया जा सकता। इसी को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2017 को अमेंड किया और एक रूल 2A इंसर्ट किया, जिस रूल 2A के अंदर स्पेसिफाई किया कि इंटरनेट शटडाउन के जो ऑर्डर हैं वो मैक्सिमम 15 दिन के पीरियड के लिए ही हो सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकेंगे। यानी कि एक एरिया पर मैक्सिमम 15 डेज तक ही इंटरनेट शटडाउन हो सकता है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये कानून है टेलीकॉम सस्पेंशन रूल 2017, इसका उल्लंघन जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत लंबे पीरियड से इंटरनेट शटडाउन हम लोग को नजर आ रहा है, जो कि कानून कहता है, ऑर्डर कहता है, रूल्स कहते हैं कि मात्र 15 दिन के लिए ही मैक्सिमम इंटरनेट शटडाउन सस्पेंड किया जाना चाहिए। बट बहुत लंबा समय हो गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट सस्पेंशन का। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और किस चीजों के बारे में मेंशन किया, तो कोर्ट ने यह चीज कहा कि जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं धारा 144 जो सीआरपीसी की हम लोग को देखने को मिलती है उसके तहत, जैसे कि आप जानते हैं आचार संहिता जिसको अपन बोलते हैं, तो जो धारा 144 जो हम लोग को देखने को मिलती है उसके तहत जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं और इंटरनेट को जो सस्पेंड किया जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस पूरी चीज को, इस पूरे रेस्ट्रिक्शन को जो प्रशासन जो है वो रिव्यू करे समय समय पर। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से इंटरनेट को सस्पेंड करना चाहिए और क्या अधिकार, क्या राइट्स और क्या लीगल रिकोर्स, राइट, एक सिटीजन के पास होने चाहिए जब सस्पेंड होता है इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट निलंबित होने के दौरान नागरिकों के अधिकार तथा कानूनी उपायों के बारे में भी एक फ्रेमवर्क जो है वो जारी किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया इस पर्टिकुलर इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर, तो इन्होंने मेंशन किया कि राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, प्रीलिम्स में आ सकती है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जाएगा कि राइट टू इंटरनेट किस आर्टिकल के अंदर आती है, तो आर्टिकल 19 याद रखना कि राइट टू इंटरनेट आर्टिकल 19 के अंदर हमें देखने को मिलती है। और आप जानते हैं इसकी फंडामेंटल राइट जो है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो यहां पर ये वाली चीज भी मेंशन करी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ऑब्जर्व करते हुए ये चीज कहा कि जो फ्रीडम जो दिए जाते हैं ये तभी रेस्ट्रिक्ट किए जाएं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को आप तभी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो जब आपके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, राइट। यानी कि सरकार तभी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जब उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। तो ये चीज भी यहां पर मेंशन की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो अभी सस्पेंड किया गया है इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंशन इंटरनेट का जो हमें देखने को मिल रहा है, तो वो टेलीकॉम रूल्स का उल्लंघन है, जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। इसके अलावा क्या प्रोसीजर सरकार को अपनाने चाहिए इंटरनेट सर्विसेज के शटडाउन के लिए, या फिर क्या प्रोसीजर अपनाती है सरकार, तो देखो 2017 से पहले सिंपली इंटरनेट शटडाउन के जो ऑर्डर होते थे वो धारा 144 के तहत जारी कर दिए जाते थे, इशू कर दिए जाते थे। बट 2017 के अंदर हमें ये देखने को मिला टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सर्विसेज रूल्स, ये टेलीग्राफ एक्ट के अंदर हम लोग को नजर आता है। इसी के तहत इंटरनेट को सस्पेंड किया जाता है इस रूल के तहत। और बताया जाता है कि जो भी रूल हम लोग को ये वाला देखने को मिलता है तो उसके तहत फोकस ये करना रहता है, यानी कि ये तभी लागू होता है जिस समय हमारी कंट्री के ऊपर खतरा होता है, हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी के ऊपर जब खतरा होता है तब उस समय इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत इस पर्टिकुलर इंटरनेट को जो है वो, यानी कि इंटरनेट सेवाओं को, इंटरनेट सर्विसेज को जो है वो सस्पेंड किया जाता है। और 2017 के रूल्स के बावजूद भी सरकार जो है
वो अपनी ब्रॉड पावर इंपोज करती है, लगाती है धारा 144 के अंडर। यानी कि सरकार सामने रखती है धारा 144 को, आचार संहिता को, और इस कानून यानी कि टेलीग्राफ रूल्स होने के बावजूद भी सरकार जो है वो धारा 144 के तहत जो है वो अपनी पावर जो है वो एक्सटेंड करती है। तो ये कुछ अभी चर्चाएं इस प्रकार की चल रही हैं, जिस पर एक आपको जनरल अभी आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। आगे इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, राइट। अब गाइस यहां पर बात करेंगे मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में। इस टॉपिक को पहले भी डिटेल में कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि पंजाब में मेगा फूड पार्क का भी रिसेंटली उद्घाटन हुआ है। तो ये मेगा फूड पार्क स्कीम क्या कहती है, तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज जो है ये बेसिकली इंप्लीमेंट करती है मेगा फूड पार्क स्कीम को, और ये कर रही है सन 2008 से। मेन पर्पस ये है इस स्कीम का कि एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराना जिसके चलते एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को लिंक किया जाए मार्केट के साथ और फार्मर्स, प्रोड्यूसर और रिटेलर्स को एक साथ लाया जाए। इसका महत्व यह है कि ये इस प्रकार के जो फूड पार्क्स जो हैं ये बूस्ट देते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को। और ये कैसे बूस्ट देते हैं, तो ये वैल्यू को ऐड करते हैं और फूड वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं हर एक स्टेज में सप्लाई चेन के। और एक पर्टिकुलर फोकस जो रखा जाता है वो पेरिशेबल कमोडिटीज के ऊपर रखा जाता है। तो ये तो बात हो गई थ्योरी की, बट इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में ये मेगा फूड पार्क क्या है। तो देखो होता यह है कि ये एक ऐसा पार्क हम लोग को नजर आता है, एक ऐसा एरिया हम लोग को देखने को मिलता है जिस एरिया पर पूरी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इस एरिया पर किसानों का जो माल जो होता है यानी जो प्रोडक्शन करते हैं किसान, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक टमाटर का, ठीक है, टमाटो का। तो किसान जो टोमेटोज को प्रोड्यूस करते हैं वो टोमेटोज यहां पर लाए जाते हैं। इसी एरिया से वो टोमेटोज जो है वो भेजे जाते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगह पे जहां पर ये टोमेटोज बिक सकें, राइट। और टोमेटोज क्या होते हैं गाइस, अब पेरिशेबल कमोडिटी होती है टोमेटो, मतलब कि अगर इसको आप ज्यादा दिन तक रखोगे तो ये सड़ जाएगा। जैसे कि आप टमाटर लेकर आओ मार्केट से और उसको छोड़ दो अपने डाइनिंग टेबल पे, मतलब विद इन 7-8 डेज में वो टमाटर आपका खराब हो जाएगा, राइट। तो ये पेरिशेबल कमोडिटी जो है वो सड़ जाती हैं अगर आप उसको मतलब प्रॉपर टेम्परेचर में ना रखो तो ये मेगा फूड पार्क में क्या होता है, एक प्रॉपर सप्लाई चेन होती है। यहां पर बात करिए ना मैंने सप्लाई चेन की, प्रॉपर सप्लाई चेन होती है कि यहां पर इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, ऐसे टेम्परेचर पे रखा जाता है जिससे कि ये जल्दी सड़े ना। और जब ये सड़ेगी नहीं तो क्या होगा, फूड वेस्टेज रिड्यूस होगा, कम होगा, राइट। और दूसरी बात, जैसे कि इनको जल्दी से जल्दी जो है वो मार्केट तक पहुंचाया जाता है जिससे कि ये सड़ ना जाए। इसके अलावा अब देखो, अब सड़ने का अगर खतरा ज्यादा बढ़ जाता है तो इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज तक पहुंचा दिया जाता है जिससे कि वो टमाटर जो है वो टोमेटो सॉस बन जाए। समझ रहे हो बातों को, कि सड़ना नहीं चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सड़नी नहीं चाहिए और यहीं पर ही पूरी चीजें अवेलेबल हो जानी चाहिए। मतलब एक ही जगह पे पूरी यानी कि A to Z जो चीजें हैं फूड सेक्टर से रिलेटेड, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो पूरी की पूरी अकम्प्लिश हो, फुलफिल हो, राइट। इससे फायदा किसको मिलता है, किसानों को फायदा मिलता है कि किसानों को माल जो है वो पहुंच जाता है मेगा फूड पार्क्स तक और सड़ता नहीं है, बिक जाता है। और मेगा फूड पार्क्स को फायदा ये होता है कि वो सामान का बेहतरीन तरीके से उपयोग कर सकते हैं, यूटिलाइज, इवन एक्सपोर्ट भी होते हैं। हमारी जो ये कमोडिटीज जो हम लोग देखते हैं ना इस फूड प्रोसेसिंग के थ्रू, जिन कमोडिटीज को हम लोग जो है, जैसे कि टमाटर है उसको टोमेटो सॉस बना दिया, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये हमारे एक्सपोर्ट के लिए भी काफी बेनिफिशियल होता है। तो ये चीजें हैं कुछ मेगा फूड पार्क की जिसके बारे में एक आपको जनरल जानकारी और आइडिया होना चाहिए। इसकी फंडिंग की बात करें तो उसमें मैक्सिमम ग्रांट 50 करोड़ रुपए का प्रोवाइड किया जाता है एक मेगा फूड पार्क को सेटअप करने के लिए। और मिनिमम 50 एकड़ की जमीन इसमें अवेलेबल होती है, जरूरत होती है 50 एकड़ की जमीन की इस मेगा फूड पार्क को बनाने के लिए, और सिर्फ 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो टोटल प्रोजेक्ट का लगाना होता है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसको इंप्लीमेंट किया जाता है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा, यानी कि एक एजेंसी अलॉट की जाती है। ये बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट हम लोग को देखने को मिलती है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, एक एजेंसी, एक कंपनी, राइट। और ये कंपनी जो है वो पूरी देखभाल करती है मेगा फूड पार्क, यानी कि पूरी तरह से इंप्लीमेंट करती है मेगा फूड पार्क को। और स्टेट गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एंटिटीज होती हैं, कॉर्पोरेटिव्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उनको आवश्यकता नहीं होती कि उनको एक अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना है। एक कॉमन स्पेशल पर्पस व्हीकल हम लोग को देखने को मिलता है जो कि पूरी तरह से मेगा फूड पार्क को इंप्लीमेंट करता है, राइट, यानी कि इसको तैयार करता है मेगा फूड पार्क को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था पूरा वाला टॉपिक। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन आप लोग को मेगा फूड पार्क से रिलेटेड होनी चाहिए, इतना पूरा सफिशिएंट है। याद रखिएगा कि इसमें देखो ये वाली फोटो देखो, फार्मर्स ग्रुप भी यहां पर आ गए,
राइट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आ गए, इंडिविजुअल फार्मर्स भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनको फायदा मिलता है यहाँ पे। और मेगा फूड पार्क्स में हम लोग को एक्सपोर्ट भी होते हैं, मेगा फूड पार्क्स के तहत हम लोग अपने एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ाते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। इसमें वो भी आ जाते हैं, रिटेलर्स भी आ जाते हैं, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। देखो आप, प्रोसेसिंग सेंटर्स वगैरह, तो ये कुछ चीजें। कोल्ड स्टोरेज चेन वगैरह हम लोग को यहाँ पर नजर आती है, जैसे कि हमारी कमोडिटी सड़ है ना, तो ये चीज। जब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें नजर आ रहा है, नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स की यहां पर बात हो रही है, तो इजी तरीके से समझेंगे बहुत ही कि ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स क्या होता है, और पूरी चीज आपकी बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर यहां पर अब होगी। तो सबसे पहले समझते हैं बॉन्ड्स क्या होता है, राइट। तो देखो गाइस, एक कंपनी से शुरू करते हैं। देखो बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक कंपनी भी इशू कर सकती है, और सरकार भी इशू करती है, और सेंट्रल बैंक भी इशू करती है, राइट, बॉन्ड्स। तो हम लोग कंपनी का एग्जांपल लेते हैं इजी तरीके समझने के लिए। तो देखो गाइस, एक कंपनी को अगर पैसों की आवश्यकता है तो कंपनी के पास क्या ऑप्शंस होते हैं कि कंपनी बैंक से जाकर लोन ले सकती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए, राइट, शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, या फिर एक कंपनी बॉन्ड जारी कर सकती है। तो बॉन्ड एक प्रकार का डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक व्यक्ति जब इस बॉन्ड को परचेज करता है, जैसे कि मैं हूं, मैंने एक कंपनी से इस बॉन्ड को परचेज किया, राइट। तो जब मैं एक कंपनी से इस बॉन्ड को परचेज करता हूं तो मैं कंपनी को क्या देता हूं, पैसे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये बॉन्ड जो है इस पर लिखा है 1000 रुपए, ठीक है, और इस पर लिखी है एक डेट 2021 मार्च, राइट। इसको ऐसे समझो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आज नवंबर में मैं इस बॉन्ड को जब परचेज करूंगा तो 2021 मार्च के समय पर मुझे, जब मैं इस बॉन्ड को रिटर्न करूंगा कंपनी को, तो कंपनी मुझे 1000 रुपए दे देगी। तो ये फेस वैल्यू इस बॉन्ड की है, बट आज की रेट में मैं इस बॉन्ड को कितने में परचेज करता हूं, 900 रुपए में, यानी कि ये बॉन्ड मुझे आज की रेट में 900 में मिल रहा है, और मार्च 2021 तक मैं इस बॉन्ड को जो है वो देकर 1000 रुपए ले सकता हूं। तो मेरा क्या हुआ, मेरा सीधे सीधे 100 रुपए का फायदा हुआ। तो कंपनी इस प्रकार से अपनी कैपिटल को रेज करती है। और वैसे ही एक कंट्री की सेंट्रल बैंक हो गई या सरकार हो गई, तो वो भी इस प्रकार से मार्केट से पैसा जो है वो उठाती है, बॉन्ड वगैरह इशू करके, बॉन्ड वगैरह जारी करके। तो बॉन्ड बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इन्वेस्टमेंट का। बट गाइस, क्या होता है कि कुछ कुछ केसेस में ये बॉन्ड जो होते हैं वो नेगेटिव में चले जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लो कि आज मैंने इस बॉन्ड को 1000 रुपए में परचेज किया, तो मेरी उम्मीद क्या होती है बॉन्ड से कि बॉन्ड से मुझे फायदा होगा, बट नहीं। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स में यह होता है कि आज जब मैं इस बॉन्ड को 1000 रुपए में परचेज करूंगा, और जब मार्च 2021 का समय आएगा, इसकी मैच्योरिटी का समय आएगा, तब उस समय मुझे जितना पैसा मैंने भरा है उससे कम मुझे पैसा मिलेगा। तो आप बोलोगे यार ये कौन करेगा इस प्रकार की हरकत, बहुत क्रेजी चीज नहीं लग रही आपको सुनने में, कि मैं आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं जैसे 1000 रुपए, बट मुझे रिटर्न में मिल रहा है 900 रुपए। और ये बात मुझे पहले से पता है कि मैं आज 1000 रुपए भरूंगा, कल मुझे कुछ महीनों के बाद 900 मिलेगा, मतलब मुझे 100 रुपए का घाटा होकर मिलेगा। तो ये बात मुझे पता है, बट फिर भी मैं इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। तो आप बोलोगे तुम तो बेवकूफ हो जो इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। नहीं, इन्वेस्टर्स गाइस बहुत स्मार्ट होते हैं, राइट। इन्वेस्टर जब भी कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको पता होता है कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है। और इस प्रकार के नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जहां पर इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में जहां पर उनको एक्चुअल में घाटा होता है, बट वो घाटा हम लोग को बाहर से दिखाई देता है, बट उनके लिए वो घाटा नहीं होता है। अब ये कैसी सिचुएशन है तो उसको डिटेल में समझेंगे, और अगर आप पेड पैकेज में होंगे तो आपको इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे। बट मैं चाहूंगा कि अपन इंडियन एक्सप्रेस की एक वेबसाइट पर, यानी कि उनके आर्टिकल पर चलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, बाकायदा इसकी वेबसाइट की है, इंडियन एक्सप्रेस की ये वेबसाइट है, बट इसमें क्या एड्स वगैरह होते हैं, तो इसलिए मैं इसको आपको रीडर मोड में ओपन करके दिखा रहा हूं, जिससे कि सिर्फ अपन कंटेंट के ऊपर फोकस करें। है ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, आप भी जाकर इस आर्टिकल को देख सकते हैं। तो इस आर्टिकल को वर्ड बाय वर्ड अपन पढ़ेंगे और डिटेल में समझेंगे इस पूरी चीज को, ठीक है। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, सिर्फ जैसा मैं आपको बता रहा हूं अभी सुनो, बाकी पूरे नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। देखिए गाइस, आर्टिकल का टाइटल है व्हाई चाइना नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स आर इन डिमांड। एक्चुअली में क्या हुआ है मैं आपको यहां पर भी दिखाई देता हूं, ये अपने नोट्स वगैरह है। तो चाइना ने क्या किया है, अभी पहली बार पिछले हफ्ते चाइना ने 5 साल के बॉन्ड जारी किए हैं, और ये जो बॉन्ड है ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड है, यानी कि इस पर एक इंडिविजुअल को, यानी कि जो भी इंडिविजुअल इस बॉन्ड को परचेज करेगा, जैसे कि आज मैं इस बॉन्ड को परचेज करता हूं तो आज से 5 साल के बाद मुझे -0.152% जो है वो घटकर मिलेगा, यानी कि कम होकर मुझे मिलेगा। इस बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो -0.152% या फिर -0.15% आप मान लो, -0.15% मुझे जो है वो कम मिलेगा।
राइट। तो ऐसा इस प्रकार का बॉन्ड जो है वो किस लिए काम का होता है, तो उसको डिटेल में आप समझते हैं। तो देखो, जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस पेंडेमिक से लड़ रही है और इंटरेस्ट रेट डेवलप मार्केट में पूरे यूरोप के अंदर आज की रेट में कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, एक बेहतर जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर वो अपने पैसों को पार्क कर सकें। तो ये चीज यहां पर टाइटल में बताई गई है, बट एक्चुअली में है क्या पूरा आर्टिकल, उसको समझते हैं। तो पिछले हफ्ते चाइना ने बेचे हैं नेगेटिव यील्ड डेट। पहली बार इस प्रकार के बॉन्ड चाइना के द्वारा बेचे गए हैं और पूरे यूरोप में ये बॉन्ड जो है वो काफी ज्यादा डिमांड में बताए जा रहे हैं पूरे यूरोप में। और इसका जो रिटर्न हम लोग को यूरोप में देखने को मिल रहा है, यानी कि अगर हम लोग बात करें यूरोप की, तो यूरोप के अंदर जो रिटर्न जो मिल रहा है बॉन्ड्स का, वो काफी कम मिल रहा है एज कंपेयर टू ये वाले बॉन्ड जो कि चाइना के द्वारा इशू किए गए। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर मैं यूरोप में रह रहा हूं और यूरोप में अगर मैं बॉन्ड परचेज करता हूं तो मुझे उतना फायदा नहीं मिल रहा है, मतलब यूरोप में बॉन्ड खरीदने पर, जो कि मुझे फायदा मिल रहा है चाइना के बॉन्ड खरीदने पर। तो ये क्या स्थिति है समझते हैं। तो चाइना ने जो 5 साल के बॉन्ड जारी किए हैं वो -0.152% के हैं, और 2 बॉन्ड इसने और भी जारी किए हैं, एक 10 साल का बॉन्ड है और एक 15 साल का बॉन्ड हम लोग को नजर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव में है। यानी कि इस बॉन्ड को अगर कोई इंडिविजुअल 10 साल या 15 साल के बॉन्ड को परचेज करते हैं, यानी कि उसने अपना पैसा जो, जैसे कि मैं 10 साल का बॉन्ड परचेज करूंगा तो मुझे मेरा जो पैसा है वो 10 साल तक लॉक हो जाएगा, राइट। कि मुझे जो पैसा जो है वो 10 साल तक वो रिटर्न नहीं मिलेगा, वो 10 साल के बाद मुझे वो पैसा जो है वो रिटर्न मिलेगा, और उस पर 0.318% और 0.664% मुझे रिटर्न मिलेगा, यानी कि पॉजिटिव में रिटर्न मिल रहा है। बट अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड परचेज करता हूं तो मुझे मतलब जो है वो नेगेटिव में पैसा मिलेगा, यानी कि थोड़ा पैसा कट के मुझे मिलेगा, बट हाँ मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर की सोच क्या होती है गाइस? इन्वेस्टर की सोच ये रहती है कि आज की रेट में अगर उनको अपना पैसा कहीं पे रखना है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना है, तो वो क्या सोचते हैं कि उनका पैसा जो है वो सिक्योर्ड रहे, उनका पैसा खर्चा ना हो और उनको कुछ समय के बाद वो पैसा वापस मिल जाए। भले ही उस पैसे को रखने के लिए वो थोड़े पैसे ज्यादा देना या फिर अपने मतलब जो प्रॉफिट है उसको कम करना या फिर नेगेटिव में प्रॉफिट रखना पसंद करते हैं। इसको ऐसे समझो एग्जांपल से, मुझे पता है भी आपको क्लियर नहीं होगा, अब क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए गाइस क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है ना, हम लोग को देखने को मिलता है कि उनके सेविंग अकाउंट्स में भी कई बार, यानी कि वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं कि वो चाहती हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ना रखे। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों चाहती हैं कंट्रीज? तो देखो उसके पीछे का कारण, जैसे कि कोरोना वायरस का एग्जांपल है, तो कोरोना वायरस के समय पर इकोनॉमी जो है वो हम लोग को गिरती हुई नजर आई, शटडाउन था, लॉकडाउन था, इकोनॉमी गिरी, राइट। तो इकोनॉमी जब गिरी तब मतलब कंट्री की सिचुएशन खराब हुई, लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई। और मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि किसी कंट्री के अंदर जब इकोनॉमी गिरती है और इकोनॉमी को जब स्टेबल करना होता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस कंट्री के अंदर पैसों का रोटेशन हो, पैसों का सर्कुलेशन हो, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बाहर मार्केट में जाकर पैसा खर्चा नहीं करूंगा तो इकोनॉमी जो है वो डाउन होगी। अब कैसे इकोनॉमी डाउन होगी? देखो, मैं घर से निकला, मेरे पास पैसे हैं, मैंने जाकर एक शर्ट खरीदी दुकान से, मैंने जब वो शर्ट खरीदी तो मैंने दुकानदार को क्या दिया? पैसा दिया। वो पैसा दुकानदार क्या करेगा? उस दुकान में काम करने वाले जो लोग हैं उनको बांटेगा, और काम करने वाले लोगों के पास जब पैसा आएगा तब क्या होगा? वो लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड्स का सामान परचेज करेंगे, बाहर जाके मार्केट से सामान खरीदेंगे क्योंकि उनके पास आ गया पैसा। तो क्या हुआ? ये पैसे का रोटेशन हो रहा है, पैसा चलते जा रहा है। बट अगर मैं आज की रेट में कुछ खरीदूं नहीं, ये देखते हुए कि यार स्थिति खराब हो गई है, तो क्या हो रहा है? तो ये पैसे का सर्कुलेशन रुक जाएगा। मैं अगर कुछ चीज नहीं खरीदूंगा तो मैं क्या करूंगा? दुकानदार को पैसे नहीं दूंगा शर्ट खरीदने के लिए, और मैं अगर दुकानदार को पैसे नहीं दूंगा शर्ट खरीदने के लिए तो दुकानदार कहां से दे पाएगा एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी? तो इसलिए तो दुकानदार सोचेगा ना कि यार एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं। तो यही प्रॉब्लम है, एक कंट्री के अंदर जब सिचुएशन खराब होती है ना तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन डेवलप होती है और ये बढ़ती जाती है। तो कंट्रीज कई बार क्या डिसीजन लेती हैं कि ये टारगेट करती है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने सेविंग अकाउंट में जब पैसे रखेंगे तो उनको अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे, राइट। अब इसको इस तरीके से आप समझो। अभी आपने क्या समझ लिया कि सेविंग अकाउंट में एक इंडिविजुअल, जैसे मुझे अपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखना है जो कि मुझे आज की रेट में उसमें फायदा मिलता था, 2-3-4% जितना भी इंटरेस्ट मुझे रिटर्न मिलता था, बट आज की रेट में मुझे उसमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं मुझे अगर 1000 रुपए रखने हैं एक सेविंग अकाउंट में, तो उस 1000 रुपए में मुझे 50 रुपए जो है वो देना पड़ेगा एक्स्ट्रा उस पैसे को रखने के लिए, राइट। बट अगर मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा मिल रहा है मुझे कि कहीं दूसरी कंट्री के अंदर अगर मैं वो पैसा अपना पार्क कर दूं, रख दूं, तो उस कंट्री के अंदर मुझे पैसा रखने के लिए यहां पे 50 रुपए देने पड़ रहे थे, बट उस कंट्री में मैं पैसा रखूंगा तो मुझे सिर्फ 25 रुपए देने होंगे। तो मेरा फायदा कहां पर है? आप खुद बताओ, मेरा फायदा क्या है? 50 रुपए देने में है या 25 रुपए देने में?
आप खुद बोलोगे 25 रुपए देने में, है कि नहीं? तो यही चीज है, इन्वेस्टर क्या सोचता है कि जहां पर उसको ज्यादा फायदा मिले वो चीज वो करे। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टर, जैसे मुझे शॉर्ट 5 साल के लिए मुझे पैसा रखना है, और यहीं पर मैं अगर एक, जैसे मैं यूरोप में रह रहा हूं, यूरोप में अगर मुझे पैसा रखना है 5 साल के लिए, या फिर यूरोप के डेट इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं परचेज करना चाहता हूं 5 साल के लिए, तो उस पर मुझे लॉस हो रहा है, उस पर मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू चाइना के बॉन्ड से, राइट? तो इसीलिए लोग चाइना के बॉन्ड को परचेज कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर उनको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड क्या होता है? तो ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब जो इन्वेस्टर जो होते हैं, जो अपना जो पैसा, जब वो इस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने के लिए जब वो पैसा लगाते हैं, तो उससे कम उनको रिटर्न मिलता है, राइट? नेगेटिव में उनको रिटर्न मिलता है। और ये इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जनरली सेंट्रल बैंक या फिर सरकार इशू करती है, जारी करती है, राइट? और इन्वेस्टर्स क्यों इस प्रकार के बॉन्ड को परचेज करते हैं, तो वो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया ऑलरेडी दे दिया था, स्टार्टिंग में भी यही चीज यहां पर ऊपर लिखी हुई थी। और ये आज की रेट में इतनी डिमांड में क्यों है, ये आपको समझना जरूरी, क्योंकि क्यों लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, स्पेशली यूरोप के। तो देखिए गाइस, हम लोग को फैक्ट ये देखने को मिलता है कि 10 साल और 15 साल का जो बॉन्ड है वो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, बट कोई भी इंडिविजुअल इतने लंबे पीरियड के लिए अपना पैसा लॉक नहीं करेगा, है ना? ये वाली चीज है। तो लोग क्या सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो पैसा लॉक कर सकते हैं। तो देखो, यूरोप के अंदर क्या हो रहा था, यूरोप के अंदर इंटरेस्ट रेट घट गए थे। यूरोप के अंदर हमें देखने को मिला था कि 0.5% और 0.75% इंटरेस्ट रेट हो रहे थे, राइट? यानी कि जो भी इंडिविजुअल अगर यूरोप के अंदर बॉन्ड्स परचेज करते हैं, तो उनको रिटर्न में जो मिलेगा वो -0.5% मिलेगा, और या फिर -0.75% मिलेगा। बट चाइना के बॉन्ड के अंदर -1.5% है। इसको ऐसा समझो कि चाइना के बॉन्ड अगर मैं खरीदता हूं, ठीक है, अगर मैं चाइना के बॉन्ड खरीद रहा हूं, तो मुझे उसमें जो रिटर्न मिलेगा वो घट कर -1% मिलेगा। बट चाइना के बॉन्ड में, सॉरी, यूरोप के बॉन्ड में मुझे -5% रिटर्न मिलेगा। तो मेरा फायदा किस पे? -1% पे है ना। मुझे यहां पर कम पैसा देना है, -1% है ये, और यहां पर ज्यादा होता -5%, राइट? इसको ये समझो यार कि ये 1 रुपए मान लो इसको, ठीक है, ये 1 रुपए है, और इसको मान लो 5 रुपए। तो मुझे 5 रुपए देने में नुकसान होगा या 1 रुपए देने में नुकसान होगा? तो डेफिनेटली 5 रुपए देने में नुकसान होगा, इसलिए मेरा फायदा कहां है? 1 रुपए देने में। तो इसलिए लोग यहां पर भग रहे हैं, राइट? कि शॉर्ट टर्म पीरियड में जो यूरोप में उनको बॉन्ड्स परचेज करने में जो नुकसान हो रहा था, वो थोड़ा कम नुकसान उनका चाइनीज बॉन्ड परचेज करने में हो रहा है, इसलिए ये चाइनीज के नेगेटिव बॉन्ड को परचेज कर रहे हैं, right? Also, it is important to note that while the majority of large economies are facing contraction in their GDP for 2021, बहुत सारी कंट्री का लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो कोरोना वायरस की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई थी। बट चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ विटनेस कर रही है। चाइना के अंदर जीडीपी एक्सपेंड हुई है 4.9% से, बढ़ी है जीडीपी। पूरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जीडीपी डाउन हो रही है, चाइना की जीडीपी बढ़ी है। और यूरोप की बात करें, यूएसए की बात करें, और दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड की बात करें, तो दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में, यानी कि दूसरी जगह पर कोरोना वायरस केसेस का सेकंड वेव हम लोग को नजर आ रहा है, दूसरी बार कोरोना वायरस आता हुआ नजर आ रहा है। बट चाइना बोल रहा है कि चाइना ने कोरोना वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। अब ये तो एक कंट्रोवर्सी हो सकती है, इस पर मैं बात करूंगा, तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये जो वायरस है उस एक सोची समझी साजिश, भी काफी सारे एक्सपर्ट भी बोलते हैं कि ये चाइना की कंप्लीटली सोची समझी साजिश जो हम लोग को देखने को मिलती है वायरस की। और काफी सारे इन्वेस्टर्स ये फील कर रहे हैं कि उनको इन्वेस्टमेंट अपने चाइना के अंदर बढ़ाना है, जिससे कि उनको कल को फायदा मिले, ज्यादा मिले। यानी कि जब वो अपने इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर मेंशन करेंगे, तो वो चाइना के अंदर ही अपने जो बॉन्ड्स इन्होंने परचेज किए होंगे, वो बॉन्ड वो दूसरी कंपनी के साथ जो है वो सेटल कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बॉन्ड होते हैं ना, ये आपस में सेटल किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बॉन्ड परचेज किया, अब मुझे इस बॉन्ड पर उतना फायदा नहीं हो पा रहा, जैसे या फिर मुझे एट अ टाइम पैसों की आवश्यकता पड़ गई। जैसे कि एक बॉन्ड मैंने 900 रुपए में लिया था, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्टोरी पे चलते हैं। मैंने वो बॉन्ड जो है वो 900 रुपए में आज परचेज किया, मुझे मार्च 2021 में 1000 रुपए मिलना था। अब मुझे एकदम से पैसों की आवश्यकता पड़ गई। मैं आपसे क्या बोलूंगा कि यार एक काम करो, आप ये 920 रुपए जो है मुझे दे दो, 920 रुपए, और मैं आपको ये बॉन्ड दे दूंगा, और आपको फायदा जो होगा वो 1000 रुपए का होगा कुछ महीने के बाद, यानी कि 80 रुपए का आप फायदा कमा लोगे। तो आप क्या करोगे? आप, हाँ ठीक है, आप एक्सचेंज कर लोगे मेरे साथ इस बॉन्ड को, राइट? क्योंकि आपको अल्टीमेटली 80 रुपए का फायदा मिल रहा है और मुझे 20 रुपए के फायदे में मैं सेटल हो जाऊंगा। तो ऐसी चीज होती है। तो ये यूरोपियन इन्वेस्टर्स की भी जो थॉट प्रोसेस है वो कुछ इसी प्रकार की है। वो ये सोच रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड लेकर वो कल को
चाइना, क्योंकि 5 साल का पीरियड है, तो इस 5 साल के पीरियड में चाइना के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, तो उनका मानना यह है कि इस बॉन्ड को वो सेटल कर सकते हैं चाइना के अंदर ही, यानी कि इस प्रकार से सेटल करेंगे कि उनको जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस बॉन्ड में, तो उससे उनको फायदा मिल जाए, पॉजिटिव रिटर्न जो है वो उनका हो सके। तो वो इस प्रकार की जो है वो स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, क्योंकि चाइनीज बॉन्ड है तो चाइना के अंदर इजिली सेटल हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा डिमांड का क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो देखो, इट इज द मैसिव अमाउंट ऑफ liquidity injected by global central bank after pandemic began that has driven up prices of various assets including equities, debts and commodities। तो देखो हुआ क्या है कि पेंडेमिक के बाद, कोरोना वायरस के बाद, पूरे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक हम लोग को देखने को मिले थे, तो उन्होंने पैसा जो है वो मार्केट में फ्लो किया, राइट, पैसा मार्केट में मतलब इंजेक्ट किया। जैसे कि इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज हम लोग पढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, तो उसमें कितने करोड़ों रुपए आज की डेट में अलग अलग सेक्टर में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, राइट, जिससे कि इकोनॉमी हमारी स्टेबल हो सके, राइट। तो जब इतना पैसा जब मार्केट में आ रहा है, तब हम लोग क्या देख रहे हैं कि काफी सारे जो एसेट्स हैं, जैसे कि इक्विटीज हो गई, डेट हो गए, कमोडिटीज हो गई, शेयर्स वगैरह हो गए, तो वो बढ़ गए हैं, राइट, पैसा इंजेक्ट होने से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ गया। अब इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि प्राइसेस राइज तो होंगे ही होंगे, क्योंकि काम जो है वो होना शुरू हो जाएगा। और बैंकिंग इंडस्ट्री के सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें, तो कहा गया है कि काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो टेम्पररी अपना पैसा जो है वो पार्क करना चाहते हैं नेगेटिव यील्डिंग गवर्नमेंट डेट के पास, जिसके चलते शेयर्स में जो वो पैसा लगाते हैं तो उससे, उसके नुकसान से वो बच सकें, क्योंकि अभी सिचुएशन जो है वो काफी हम लोग को मतलब स्टेबल नहीं देखने को मिल रही। कभी भी शेयर्स आज की रेट में आगे बढ़ रहे हैं तो कल को गिर भी सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इन्वेस्टर जो है उनकी सोची समझी प्लानिंग ये है कि शेयर में लॉस होने से बेटर है कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स परचेज करके डेट इंस्ट्रूमेंट परचेज, क्योंकि सरकारी डेट इंस्ट्रूमेंट होता है और सरकारी डेट इंस्ट्रूमेंट काफी सेफ होते हैं, यानी कि उनको पता तो होता है कि यार इसमें पैसा हमारा डूबेगा नहीं, जितनी चीज जो है वो मेंशन की गई है उतना तो रिटर्न मिलना ही मिलना है, पैसा डूबने की जो गुंजाइश जो है वो किसी प्रकार से नहीं है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो नेगेटिव यील्डिंग गवर्नमेंट डेट्स पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। और इन केस ऑफ फ्रेश वेव ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक लीड्स टू फर्दर लॉकडाउन ऑफ इकोनॉमीज, और देखो अगर हालत ऑलरेडी लॉकडाउन के चलते और खराब हुई थी, इकोनॉमी जो है वो शटडाउन हुई थी, और जो अभी ये सेकंड वेव सामने नजर आ रहा है, और सेकंड वेव में तो हालांकि काफी सारे एरियाज पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई दिए गए हैं। जैसे कि मैं अपनी सिटी की बात करूं, जहां पर मैं रह रहा हूं, यहां पर रात में 8 बजे के बाद टोटल लॉकडाउन कर दिया गया, रात में 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो सब दुकान जो है वो रात में 8 बजे के बाद बंद हो गई, बिजनेस वगैरह सब बंद हो गए रात में 8 बजे के बाद। तो क्या हुआ, लोगों का तो लॉस हो ही रहा है। तो इन्वेस्टर यही सोच रहे हैं कि यार फर्दर लॉस होने से, यानी कि बिजनेस एक्टिविटी तो चल रही नहीं है, उनके पास जो रखा हुआ पैसा जो है वो कहीं पर ऐसी जगह पार्क कर दो जिससे कि वो कल को उस पैसे का उपयोग कर सके, राइट, उनका पैसा जो है वो खर्च ना हो, राइट, खराब ना चले जाए। और देयर कुड बी फर्दर नेगेटिव प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट, और दूसरी जो कंट्री जैसे यूरोप की अपन ने बात करी कि 0.5% हम लोग को माइनस में देखने को मिल रहा है डेट इंस्ट्रूमेंट, और अगर लॉकडाउन के चलते स्थिति खराब होती जाएगी तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट और भी माइनस में चले जाएंगे। तो इसलिए आज ही अगर उनको थोड़ा भी स्लाइटली माइनस में अगर उनको डेट इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है तो वो अपने पैसे को वहां पर पार्क कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं अपने पैसों को, जिसके चलते और फर्दर डेट बॉन्ड्स जो है वो डिक्रीज ना हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर, और चाइना के ऊपर वो इसलिए मेनली फोकस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि चाइना के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ हम लोग को नजर आ रही है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर आपको फोकस करना है। और पूरे दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा पैसा जो है, यानी कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू फाइनेंशियल सिस्टम में डाला है, राइट। जैसे कि कुछ समय पहले की ही बात है, अपन ने पढ़ा भी था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो काफी सारे सरकारी बॉन्ड्स को परचेज किया था, राइट। और परचेज किया मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो पैसा मार्केट में लिक्विडिटी दी, पैसा फ्लो करवाया मार्केट के अंदर, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट द न्यू यूएस गवर्नमेंट में इम्पोज फ्रेश लॉकडाउन इन द इकोनॉमी एज कोविड केसेस आर पिकिंग अप इन वेरियस यूएस स्टेट्स एंड यूरोपियन कंट्रीज, वेयर एज चाइना सीम्स रिलेटिवली सेफ नाउ पर्सपेक्टिव। मतलब अगर हम लोग बात करें उनके कंपैरिजन में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन में, वो वही बात हो गई कि जहां दूसरी कंट्रीज के अंदर जो लॉकडाउन हो रहा है, बिजनेस और डाउन होते जा रहे हैं, इकोनॉमी और खराब होती जा रही है, वहीं चाइना ग्रो कर रहा है। चाइना के अंदर ऐसा लॉकडाउन की स्थिति है नहीं और चाइना की जीडीपी में भी ग्रोथ नजर आ रही है। तो इन्वेस्टर्स ज्यादातर फोकस चाइना के अंदर करें, क्योंकि चाइना के अंदर एक्टिविटी चल रही है, राइट, रुकी नहीं है। और जहां पर एक्टिविटी चलती रहती है वहां पर ग्रोथ बढ़ती रहती है, ग्रोथ की संभावना देखने को मिलती है, वहां पर रिस्क नहीं होता एज कंपेयर टू जिस जगह पर जहां पर लॉकडाउन के रिस्क, शटडाउन के रिस्क ज्यादा है,
राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को यहाँ पर नजर आई। तो यही था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, राइट, जिसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। तो नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को भी हमने समझा और इन्वेस्टर्स आज की डेट में किस प्रकार की सोच लेकर चल रहे हैं, तो उस पर भी हम लोगों ने इस आर्टिकल के बारे में बात करी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था, राइट। होपफुली आपको पूरी चीज अब अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। तो गाइस ये था अपना आज का लास्ट टॉपिक और आज के सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल आइकन पे भी हिट कीजिए, इससे हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको चैनल की मिल जाएगी। और शेयर जरूर करके जाइएगा इस लेक्चर, राइट। और अगर आपको मंथली पीडीएफ पैकेज चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि कैसे इस पैकेज को ज्वाइन करना है। फीस इसकी सिर्फ मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है, उसमें आपको ये पूरी फैसिलिटीज पैकेज में प्रोवाइड की जाती है। और पैकेज में क्या क्या चीजें मिलती है उसका अगर आपको सैंपल देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी एक सैंपल वीडियो आपको मिल जाएगा। उस सैंपल वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है पूरा इस मंथली पीडीएफ पेड पैकेज में, राइट। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मुझे ऐड कर सकते हैं, मेरा नाम कमलाक्ष झा है। और तो चलिए फिर, कल संडे है, कल के दिन लेक्चर आएगा नहीं, कल आपका रिवीजन डे है। अब अपन मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।